चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। हाँ, कुछ घाटों में ज़बरदस्ती पानी पीना पड़ा और कुछ में जाके स्वेच्छा से अच्छा पानी मिल गया। मैं मानता हूँ कि हम लोगों के लिए सबसे अच्छी बात हुई। प्रिविपस और प्रिविलेजेस हमारा जो राजा महाराजाओं का उस समय गया, तो हम लोग तो स्कूल में थे, मार्ग मिला, नहीं तो हम लोग अय्याशी में फंस जाते हैं। आप विश्वास मानिए कि उसके लिए एक अलग जगाना पड़ता है, उसके लिए हमें ये लोगों के अंदर डालना पड़ता है, ये धारणा डालनी पड़ती है कि हम अगर अलग होने जा रहे हैं तो विंध्य प्रदेश के बारे में तब कहा जाता है जब राजनीतिक रोटी सेकनी होती है। एक फिल्म की शूटिंग हुई थी शाहरुख खान की, अशोका। उसको लेके एक बात चलती है कि उसमें जो तलवार इस्तेमाल की गई थी रीवा राजघराने की, वो अब तक लौटी नहीं। केवल तलवार ही नहीं थी, हमने कम से कम 25 से 30 वेपन्स दिए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा मध्य प्रदेश के रीवा में पहुंची है। रीवा वही शहर है जिसे सफ़ेद बागों की धरती कहा जाता है, और सफ़ेद बागों से यहाँ पर एक अलग चीज़ सुनने को मिलती है, सफ़ेद शेर। तो ये क्या अंतर है? सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं रीवा रियासत के जो अभी फ़िलहाल वर्तमान में महाराज हैं, पुष्पराज सिंह जी। तो सबसे पहले तो आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार, और आपके माध्यम से लल्लन टॉप के सारे व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आप सफ़ेद बाघ और सफ़ेद शेर, आध्यात्मिक रूप से अगर देखा जाए तो जिस भी विधि से हम प्रभु को पाना चाहें, तो एक विधि है जो एक टेक्निकल तरीके से रास्ते से जाती है, तकनीकी रास्ते से जाती है, जिसमें आपको वेद पुराण शास्त्र ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है, और फिर भी मिले प्रभु या ना मिले वो बहुत गारंटी नहीं है। और एक है जो आप केवल भक्ति मार्ग से जाते हैं। तो जो लोग बहुत टेक्निकल नहीं होना चाहते हैं तो वो कभी सफ़ेद बाघ भी कह देते हैं और सफ़ेद शेर भी कह देते हैं। मुझे लगता है कि कोई अपराध नहीं है, भावना वही होनी चाहिए, लेकिन टेक्निकली वो सफ़ेद बाघ है। जी, आपकी फिटनेस को लेके भी मतलब काफ़ी कुछ देखने को मिलता है कि आप इतना फिट रहते हैं। तो ये पारंपरिक है कि कहते हैं कि राजा महाराजा जो होते हैं वो सोने चांदी के बर्तन में खाते हैं, इसलिए थोड़ा फिट रहते हैं, सोना चांदी भी खाते हैं तो इस वजह से फिट रहते हैं। कई स्टीरियोटाइप्स इस तरह के चलते हैं, तो आपकी फिटनेस का क्या राज है? अगर आपके पास कोई लिस्ट हो तो बता दीजिएगा, मैं वो राजा महाराजा के पास चला जाऊंगा, क्योंकि मैंने तो पत्तलों में खाया है और फूडी हूँ, फूड हिस्टोरियन हूँ। तो हर जगह जाता हूँ, कभी गैस मिल जाता है तो गैस, और कभी चूल्हा मिल जाता है तो उसमें भी खाना बना लेता हूँ। लेकिन रही बात यह कि फ़िटनेस की, तो मैंने अपने फ़िटनेस पे बहुत ध्यान दिया, विशेष रूप से कोरोना के साथ। कोरोना में जब लोग परेशान हो रहे थे तब मैं क्रिकेट खेल रहा था और खाना बना रहा था, और मेस में खाना बना के यहाँ के लोगों को पहुँचा रहा था, और लगभग 1-1.5 घंटा सुबह क्रिकेट खेलते थे और लगभग 14-15 हज़ार स्टेप्स वॉकिंग करते थे। तो उसके बाद जो फिटनेस चली वो पीछे नहीं हटी। जी, आप पॉलिटिक्स में भी काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। आप कई पार्टियों में भी आप रहे हैं, फ़िलहाल आप बीजेपी में हैं। तो कैसा अनुभव रहा आपका इन पार्टियों में, और सबसे बेहतर मैनेजमेंट या अब क्या आपको देखने को मिला? हाँ, कुछ घाटों में ज़बरदस्ती पानी पीना पड़ा और कुछ में जाके स्वेच्छा से अच्छा पानी मिल गया। भारतीय जनता पार्टी से हमारा जबलपुर से एक संबंध था। हम और माननीय प्रहलाद पटेल जी, हम लोग सब स्टूडेंट लाइफ में वहाँ पर थे और विद्यार्थी परिषद में हम थे। उस समय मैं जबलपुर में काफ़ी उसमें काम करा। मल्लिका जी भी, हमारी आदरणीय बड़े भाई नड्डा जी की जो श्रीमती जी, उनकी जो माँ थी जयश्री बनर्जी, वो हमारे साथ विधानसभा में भी थी। तो हम लोग विद्यार्थी परिषद में वहाँ काम करते थे। एक डिसिप्लिन मैंने देखा, एक ट्रेनिंग मैंने देखी, और ये देखा कि जुड़ाव है हमारी भारतीय संस्कृति के साथ। उसके बाद जब यहाँ आए तो चूँकि हमारा पूरा घर कांग्रेस के साथ था और स्वर्गीय महाराज साहब कांग्रेस में थे, उस परिवार से संबंध था, तो कैरियर उसमें हमारा चला, आगे बढ़ा, पीछे हटा, जो भी हुआ। लेकिन फिर जो परिस्थितियाँ हुई
तो हम लौट के भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। विश्वास माने कि मैं मोदी जी के कार्य से, और जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री का काम कर रहे थे, उससे इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि मैं यहाँ से अपने साथ कुछ पत्रकारों को भी ले गया था। एक बार एक कार्यक्रम में पाटन में जा रहा था वहाँ गुजरात में, और वहाँ जाकर मैंने उनको दिखाया कि ये मोदी जी का जो मैनेजमेंट है, कि जो व्यक्ति 6 महीने से बाहर एक गठरी लेके निकले हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, और उसके बाद भी प्रशासन वहाँ बिल्कुल दुरुस्त तरीके से चल रहा है, चुस्त तरीके से चल रहा है, वो चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट की। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे खींच कर भारतीय जनता पार्टी में वापस ले आई, और आज मैं बहुत सुकून में हूँ क्योंकि मैं बहुत काम कर रहा हूँ। 3-3, 4-4 एयरपोर्ट्स को डेवलप कर रहा हूँ कि वो अपनी संस्कृति के करीब रहें। एयरपोर्ट हुआ, चाहे रेलवे स्टेशन हुआ, चाहे बस टर्मिनल हुआ, ये सब सारी चीज़ें एक प्रकार से एक आईना है, और जो उस क्षेत्र की संस्कृति को कहीं ना कहीं से दर्शाते हैं, उस क्षेत्र की सभ्यता को, उस क्षेत्र के पर्यटक स्थल को उसके इतिहास से जोड़ते हैं। जिस प्रकार से प्रयाग में हम लोग काम कर रहे हैं, और आगे भी जो एक्सटेंशन में हम लोग काम कर रहे हैं प्रयाग एयरपोर्ट में, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी संस्कृति जो गंगा और जमुना की है। तो अभी उन्होंने गंगा का एक सेक्शन बनाया है, जो दूसरा सेक्शन जा रहा है उसमें हम पहल कर रहे हैं कि यमुना जी को भी दिखाएं। हमारे जितने ऋषि मुनि वहाँ पर थे जिन्होंने तपस्याएं की आसपास, उसके बारे में हम बात करें। उसके अलावा रीवा का जो एयरपोर्ट है उसको हम अलग तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं। जबलपुर का एयरपोर्ट एक अलग तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं। वाराणसी तक में हम लोग ने जाकर देखा है, और गया में भी जाकर देखा है। गया का एयरपोर्ट बहुत ही अच्छा बन रहा है, तो उसमें हम काम कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ों में हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम लोगों ने हाथ में लिया है। आदरणीय संजीव सन्याल जी जो प्रधानमंत्री जी के इकोनॉमिकल एडवाइज़र हैं, हम और वो मिलके, और कुछ और भी लोग मिलके, जैसे प्रयाग के जो हमारा मेला का काम देखते हैं, कुंभ मेला प्राधिकरण को जो देखते हैं, हमारे अपने उत्तराखंड में जो मेला प्राधिकरण को देखते हैं, कुरुक्षेत्र मेला प्राधिकरण को देखने वाले लोग हैं, वो हम लोग सब मिलके एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिसमें हम अगली सरकार में जब मोदी जी आएंगे ही, तो उनसे निवेदन करेंगे कि एक मेला प्राधिकरण, भारतीय मेला प्राधिकरण एक बोर्ड बनाया जाए, और उससे हम रूरल इकोनॉमी से सीधे लोगों को भी जोड़ें और एंटरप्रेन्योर्स को भी जोड़ें। तो इस बार जैसे अभी हम राजनीति की बात कर रहे हैं, तो इस बार रीवा के जो चुनावी मुद्दे क्या होने वाले हैं, जो क्या ऐसे काम हैं जो पहले हुए या अब होने हैं या हो जाने चाहिए थे जो अब तक नहीं हुए हैं? देखिए, बहुत सारे काम तो एक प्रकार से अपने पथ पर चल पड़े हैं। एयरपोर्ट लगभग बन गया है, अगर 1 महीना हमको मिल जाता तो हम उद्घाटन करवा देते। और जो पहले 508 स्टेशंस भारत के 75th ईयर शताब्दी के जो बनाए गए माननीय प्रधानमंत्री, उसमें मैंने रीवा को भी जुड़वाया, तो उसका भी अब काम शुरू हो गया है। मैहर भी उसमें जुड़ा है। हम कोशिश करेंगे कि डभौरा भी जो हमारा स्टेशन है उसको भी हम जोड़ें, और उसको 1 मिनट 1 स्टेशन को जोड़ते हुए और विकसित करें, क्योंकि वो पूरा क्षेत्र जो है हमारा चावल में, मोटे दाना के चावल में, और ज्वार में और मिलेट्स में बहुत रिच है। तो उसको हम और आगे बढ़ाएं। खोआ भी वहाँ बहुत अच्छा होता है डभौरा में, तो उसको लेकर अगर हम स्टेशन को भी डेवलप करें तो उसकी इकोनॉमी का एक जो पॉइंट है, जो ट्रांसपोर्टिंग पॉइंट है, वो स्टेशन बन जाएगा, तो उससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। जहाँ तक रोड नेटवर्क है, रोड नेटवर्क हम लोग पूरे तरीके से 8 दिशाओं से जुड़ चुके हैं, और उसका फ़ायदा भी मिल रहा है, बहुत बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। तो ये तीनों जो मेन पॉइंट्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के, इसका हमको फ़ायदा मिला है। सुपर स्पेशलिटी आ ही गई है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारी चली रही है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो चल रहे हैं और जिसको और आगे बढ़ाने हैं। खाने पीने की आपने बात की, उस पर हम आएंगे। एक राजनीति से जुड़ा आखिरी सवाल है। कहते हैं कि जब राजनीति में 2 प्रतिद्वंदी जब आमने सामने होते हैं तो उनकी लड़ाई सिर्फ पार्टियों की नहीं रह जाती है, उनकी विचारधारा की भी लड़ाई होती है।
तो वर्तमान में जो सांसद हैं उनसे आपकी विचारधारा की भी पहले लड़ाई रही है, अब जब आप दोनों एक ही पार्टी में हैं तो उनसे विचारधारा कैसे मैच होती है? क्योंकि अब हम देखते हैं सड़कों पे पोस्टर जो लगे हैं आप दोनों के साथ में ही लगे हुए हैं, तो कैसे मैनेज होती हैं अब ये चीज़ें? नहीं, उसमें मैनेज करने की कोई बात ही नहीं है। और देखिए, इनसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो हमारी किसी से नहीं रही। मैं थोड़ा और पीछे जा रहा हूँ इतिहास के। स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री जी, जो इनके राजनीतिक गुरु थे, और हमारे फादर, वो दोनों हमेशा चुनाव लड़ते थे। लेकिन विश्वास माने, आदरणीय शास्त्री जी का इतना ममत्व हमको मिला है, और माननीय शास्त्री जी हमारे फादर के इतने करीब थे और इस परिवार के इतने करीब थे कि कोई ये कह ही नहीं सकता है कि कोई इनमें मतभेद है। तो राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हो सकते हैं, इनसे तो और दूर दूर मेरे तो मतभेद किसी से नहीं है यहाँ। तो यहाँ तक कि शुक्ला जी और हम भी चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन आज अगर पूरे आप क्षेत्र में चले जाइए तो सबसे ज़्यादा लोग कहेंगे कि पुष्पराज सिंह का और शुक्ला जी का बहुत अच्छा संबंध है। तो इनके फादर से भी हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। तो ऐसी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और है, जैसे आज़ादी के बाद प्रीवी पर्स और जो टाइटल्स को एबॉलिश कर दिया गया था, तो ये जैसे हम देखते हैं कि 1995 में आपने इसको रिटेन किया था, तो इसको लेकर क्या कभी सवाल नहीं किया जाता? नहीं, मेरी प्रोफाइल, मेरी निजी प्रोफाइल में कहीं ये नहीं है। कोई किसी ने बना दिया हो तो बात अलग रहती है। और एक प्रकार से वो तो मैं मानता हूँ कि हम लोगों के लिए सबसे अच्छी बात हुई। प्रिविपर्स और प्रिविलेजेस हमारा जो राजा महाराजाओं का उस समय गया, तब हम लोग तो स्कूल में थे। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों को एक दिशा और अपने पैरों पे खड़ा होने का जो एक संबल मिला और एक मार्ग मिला, नहीं तो हम लोग अय्याशी में फंस जाते हैं। हम लोग हो सकता है कि कोई और दिशा पे चले जाते। तो ये सच में बहुत अच्छी बात हुई जो हुई, और हम लोगों ने उसको बहुत पॉजिटिव लिया। और उस समय जो हम लोग कुछ नए कथित राजकुमार थे, वो लोगों ने मिलकर ये एक योजना बनाई कि हम इसका एक अच्छा रूप लेंगे, एक अच्छा पॉजिटिव साइड लेंगे और उस दिशा पर चलेंगे। एक और मुद्दा बहुत पुराना भी है, बहुत ज्वलनशील भी है, विंध्य प्रदेश का मुद्दा। ये अक्सर सुनने में आता है कि विंध्य प्रदेश की मांग अब तेज हो रही है। इसको लेके आपका स्टैंड क्या रहता है? आप इसको लेकर कितने एक्टिव रहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को मैंने 2-3 चैनल में बहुत विस्तार से बताया है। आप पास कितना समय है ये तो नहीं जानता हूँ, लेकिन आप विस्तार से बता सकते हैं। मैं उसको गागर में सागर करने की कोशिश करूँगा। देखिए, मैंने अपने आँखों से 3 ऐसे क्षेत्र में अलग अलग राज्य बनते देखा है। एक तो अपना खुद का छत्तीसगढ़। जब हम लोग उस विधानसभा में थे, उसी विधानसभा में बिल में पारित हम लोगों ने ही किया कि छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बनेगा। उसी प्रकार से उत्तराखंड हुआ, उसी प्रकार से आपका झारखंड, तेलंगाना तेलंगाना तो अलग हुआ भाषा के आधार पे। लेकिन ये जो हुए हम लोगों ने उसको देखा है। और तब बम्बई में हम रह रहे थे तो तेलंगाना का एरिया हमारे और ज़्यादा पास था। झारखंड का तो इतना ज़्यादा पास नहीं था, लेकिन उत्तराखंड चूँकि वहाँ रिश्तेदारी भी अब है। आप विश्वास मानिए कि उसके लिए एक अलग जगाना पड़ता है। उसके लिए हमें ये लोगों के अंदर डालना पड़ता है, ये धारणा डालनी पड़ती है कि हम अगर अलग होने जा रहे हैं तो क्यों, ऐसी क्या वजह है कि हम अलग हो रहे हैं। क्योंकि यही मध्य प्रदेश था जो ये सारे छोटे छोटे जो प्रोविंसेस थे, ये सब एक हुए। विंध्य प्रदेश था तो आपका भोपाल था, तो महाकौशल था, तो ग्वालियर था, तो छत्तीसगढ़ भी था। लेकिन अभी जो हम विगत लगभग 20 वर्षों से देख रहे हैं, तो विंध्य प्रदेश के बारे में तब कहा जाता है जब राजनीतिक रोटी सेकनी होती है। उसके बाद सब लोग भूल जाते हैं। आखिरकार आज लाखों लोग नागपुर में हैं जो हमारे विंध्य के हैं, लाखों लोग हमारे इंदौर में हैं जो बाहर हमारे विंध्य के हैं, लाखों लोग हमारे गोदी में मजदूर का काम करते हैं बम्बई में, वो लोग वहाँ पर हैं। अभी आईटेक और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में हजारों लोग हमारे बेंगलोर में हैं। तो वो कहीं ना कहीं अपना पालन पोषण कर रहे हैं, जीवन यापन अपना जी रहे हैं और अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। उनको अगर हमें कन्विंस करना पड़ा कि ये हमारा एक क्षेत्र बन जाएगा, तो वो शायद हो सकता है कि आपसे सहमत ना हो।
उसी प्रकार से जब तक हम लोग हमको दिशा देखनी चाहिए कि हमारे यहाँ जो मिनरल्स हैं और जो मिनरल से हमारा यहाँ से वेल्थ का हमारा जो और रिसोर्स का जो हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है, या जो हमारी नदियाँ हैं, जो हमारा पानी जा रहा है, या हमारी जो सौर ऊर्जा बन रही है, या हमारा टूरिज़्म है, टूरिज़्म मेन अगर देखें तो उसको अगर हम और विकसित करना चाहते हैं तो हमारा हित अभी यही है कि हम मध्य प्रदेश के साथ रहें, हम उस दिशा पे न सोचें, हम इनके बारे में बात करें, अपने प्रतिनिधियों से भी कहें कि वो मांग करें कि इसका हमको और ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। अभी हाल के समय में यही भारतीय जनता पार्टी के समय में कई उदाहरण हैं, अनगिनत उदाहरण हैं जो हम दे सकते हैं कि जहाँ हम पहले इंदौर प्रथम, भोपाल उसके बाद ग्वालियर, उसके बाद आपका जबलपुर, फिर लोग सोचते थे चलो रीवा, आज इंदौर के बाद लोग रीवा सोचने लगे हैं। तो वो चीज़ें आने लगी हैं हमारे पास, वो जो हमारा अधिकार था वो वापस आने लगा है। तो ये एक निश्चित रूप से एक अच्छी बात है और मुझे लगता है कि अभी वो समय नहीं है, न ही उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम लोग अपनी जगह को और मजबूत करें इसी मध्य प्रदेश में और इसका लाभ लें। जी, एक जैसे राजा महाराजाओं की बात करें तो राजस्थान में जो राजा महाराजा हैं उन्होंने अपना जो सेटअप किया है, बिजनेस सेटअप, अपने महलों को कमर्शियलाइज करके अपना बिजनेस सेटअप किया, लेकिन वो चीज़ दूसरी जगहों पे जैसे मध्य प्रदेश में नहीं हो पाई है। तो इसकी क्या वजह है? सबसे बड़ी वजह रही है कनेक्टिविटी। राजस्थान को एक सर्किट रूप से कनेक्टिविटी मिल गई। इंसान घुसता था अगर जयपुर से तो वो बीकानेर भी गया, वो जोधपुर भी गया, वो उदयपुर भी गया, छोटे छोटे ठिकानों में गया और वो बाहर निकल गया उदयपुर से बम्बई तरफ या वापस लौट गया। उस प्रकार से कनेक्टिविटी हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं मिली, एक बात। दूसरी बात, जब कनेक्टिविटी नहीं मिली तो वो टूरिस्ट नहीं आया। जब वो टूरिस्ट नहीं आया तो लोगों के अंदर वो उत्सुकता जागृत नहीं हुई। एक और थोड़ी सी दिक्कत रही कि टूरिज़्म की जो ये चिड़िया है, ये राजस्थान में और गुजरात में सबसे ज़्यादा चली। इसके बाद इसने सबसे ज़्यादा अगर अपना प्रभाव बनाया वो बनाया केरला में, क्योंकि जो गॉड्स ओन कंट्री का नाम था वो डेवलप करने में तब श्री अमिताभ कांत जी वहाँ पर थे और जो हमारे प्रधानमंत्री के वर्तमान इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं संजीव सन्याल जी, उनके पिताजी सीनियर आईएएस ऑफिसर थे जयंत सन्याल। हम जयंत सन्याल और अमिताभ कांत अब तीन ही लोग जीवित लोग हैं जो उस बोट में बैठे थे जिसमें ये डिक्लेरेशन तय हुआ कि केरला का नाम गॉड्स ओन कंट्री पड़ेगा। तो आप देखिए, एक सोच थी, सोच के साथ में कनेक्टिविटी वहाँ भी बहुत डेवलप हुई, तो उसका उनको फ़ायदा मिला। वो फ़ायदा हम लोगों को नहीं मिला। अब जिस प्रकार से यहाँ पर कनेक्टिविटी हो रही है, आप विश्वास माने कि अगले आने वाले 5 सालों में मध्य प्रदेश में टूरिज़्म का एक अलग सूर्योदय होगा। महलों से उतर आपके ही परिवार ने एक भवन और बनाया था रीवा में, वेंकट भवन। आपके चेहरे पे मुस्कान देख के ही समझ में आ गया मैं क्या पूछने वाला हूँ। वेंकट भवन को लेकर क्या मसला चल रहा है कि आपको चिट्ठी लिखनी पड़ रही है और उसको लेके एक टैक्स नोटिस भी आपको मिलता है जी, कि नगर निगम का जो नोटिस मिलता है, क्या मामला क्या है? नहीं, वो नोटिस अलग बात है, वो उसके बीच में हम थे नहीं यहाँ, तो अब स्वाभाविक है कि चेक कोई साइन करेगा, जब साइन करेगा तो पहुँचेगा, उसको एक अलग बखेड़ा बना दिया गया। लेकिन रही बात वेंकट भवन की, तो मैं मानता हूँ कि, और शायद आप भी इतना भ्रमण करते हैं, इतनी चीज़ें देखते हैं, तो विंध्य के अंदर शायद वो हमारी सबसे अच्छी बिल्डिंग है, सबसे शानदार, सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है। उसके अंदर मीनाकारी तक का काम है। जो कच्छ के मांडवी में विजय विलास पैलेस है उसमें मीनाकारी का काम है, या ताज में है, या अंबर पैलेस में है, उसके बाद में आपके वेंकट भवन में है। मुझे लगता है कि अगर इसको हम एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बना दें और कुछ ना करें, इसका हॉल जो है इसको हम एक बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस हॉल बना दें, लिफ्ट लगा दें पीछे से और उसको डेवलप कर दें, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को दे दें,
प्राइवेट होटेलियर्स को दे दें, हम लोगों को दे दें, टूरिज़्म की यहाँ एक पूरी बॉडी चलती है, हम लोगों को मिल के दे दें और उसको हम लोग डेवलप कर दें, तो वो इतना सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा और अपने आप में आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो उससे एक उसका रख रखाव भी होगा और उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी। साथ ही साथ मैं एक बात और कहूँगा, उसी पत्र में मैंने एक पॉइंट और दिया था कि आज आवश्यकता है कि रीवा को बी ग्रेड सिटी बनाई जाए। अभी हम सी ग्रेड में हैं। बी ग्रेड बनाने से जो अधिकारी लोग यहाँ आएंगे, जो बड़ी बड़ी कंपनीज के अधिकारी लोग आएंगे, वो डिसीजन मेकर्स होंगे, वो निर्णय लेने की क्षमता रखेंगे, क्योंकि उनका पद इस प्रकार से होगा। अगर बी ग्रेड हमारी सिटी बन जाती है तो हमारे टूरिज़्म में, इकोनॉमिकल टूरिज़्म में एक बहुत बड़ा भूचाल आएगा, उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा और यहाँ की इकोनॉमी भी बहुत बढ़ेगी। तो ये भी एक मेरी मांग है। ये तो मांग है, लेकिन उसमें आपने एक बात और लिखी थी कि आपको वहाँ पर जो प्रोग्राम होते हैं उसमें आपको इनविटेशन अब आजकल नहीं दिया जाता है। कहाँ पर प्रोग्राम्स? मतलब वेंकट भवन के अंदर जो कार्यक्रम होते हैं। वेंकट भवन में कोई ऐसा कार्यक्रम होता ही नहीं है। वेंकट भवन में कोई ऐसा कार्यक्रम होता ही नहीं है। मैंने ये कहा है कि जो टूरिज़्म कमेटी होती है, वो टूरिज़्म कमेटी को और यहाँ पर स्ट्रांग करी जाए। अगर उसको स्ट्रांग करी जाएगी, उसको ताकत दी जाएगी और उसमें हम लोग सबको बुला के मशवरा लिया जाएगा, तो हम लोग अपनी बात कह सकेंगे। एक फिल्म की शूटिंग हुई थी शाहरुख खान की, अशोका। उसको लेके एक बात चलती है कि उसमें जो तलवार इस्तेमाल की गई थी रीवा राजघराने की, वो अब तक लौटी नहीं। वो कहाँ है वो तलवार? अरे बाप रे, वो हमारे पास ही है। केवल तलवार ही नहीं थी, हमने कम से कम 25 से 30 वेपन्स दिए थे और वो सब आराम से हमारे पास ही हैं, म्यूज़ियम में सुरक्षित हैं। केवल पेन पिस्टल की चोरी हुई थी, वो भी अब मिल गई। जो एक बहुत बड़ी चोरी वहाँ से हुई थी, एक पेन पिस्टल की थी, वो भी मिल गई और वो चूँकि केस चल रहा है तो वो थाने में है। जी, एक आखिरी सवाल मेरा। ये मुद्दा मुझे जब मैं बाहर निकला था तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि रीवा में कोरेक्स कफ सिरप को लेके मतलब काफ़ी इशू है कि कोरेक्स कफ सिरप का अब तक इस्तेमाल किया जाता है। झुग्गी झोपड़ियों में या स्टूडेंट्स हों, उनको उसका पता रहता है कि कहाँ मिलेगा, और जबकि ये सरकार ने इसको बैन किया गया है। कई तालाबों में इसके बॉटल्स मिलती रही हैं अभी काफ़ी टाइम से। देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है और इसको बिल्कुल राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। एक प्रकार से जो उड़ता पंजाब फिल्म आई थी, तो पंजाब में ये प्रॉब्लम थी। मुझे लगता है कि अगर वो प्रकार की कुछ प्रॉब्लम इस क्षेत्र में भी देखने सुनने को मिल रही है, तो हमको उसको फेस करना चाहिए, उसको एक प्रकार से कोशिश करके और ह्यूमन साइकोलॉजी को देखते हुए उसको किस प्रकार से ठीक करा जाए, उसको किस प्रकार से मिटाया जाए। क्योंकि युवक है, युवक अगर यहाँ वहाँ हुआ भटका, उसको कोई दिशा नहीं मिली, उसको हम एक अच्छी दिशा नहीं दे पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो भटकेगा और कुछ गलत कर सकता है। तो हो सकता है कि ये हो रहा हो और कहीं कुछ कम, कहीं कुछ ज़्यादा। रीवा के अंदर ये बात उठाई जा रही है। जो लोग बोल रहे हैं वो लोग उन जगहों को दिखा नहीं सकते हैं जहाँ उनको ढेरों में ये दवा या जो भी आप बोलते हैं ड्रग मिला है। लेकिन अगर है तो मुझे लगता है कि इसको हमको और मीडिया को और सारे यहाँ के समाज सेवियों को मिल बैठ के, जनप्रतिनिधियों को भी साथ में लेके और शासन प्रशासन को भी साथ में लेके उसका हल ढूंढना चाहिए कि उसका हल क्या हो सकता है और उसको हम मिटा कैसे सकते हैं। पुष्पराज जी, आपने हमें इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ललन टॉप की चुनावी कवरेज यात्रा लगातार जारी है। आप हमें बताइए कि मध्य प्रदेश की कौन सी लोकसभा सीट पर हम आएँ। आप कमेंट में उस सीट का नाम लिखें, हम वहाँ पहुँचेंगे। इसी के साथ देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।